हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 की। इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं और जो पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी, जिसमें 1 से 3 सेक्शन है। चैप्टर 2 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जिसमें एक सेक्शन है केवल, सेक्शन नंबर 4। और जो चैप्टर 3 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें 4 सेक्शन है, 5 से 8 तक। उसके बाद फिर चैप्टर 4 है कंप्लेंट 9 to 11। फिर चैप्टर 5 है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट 12 to 18 है। और फिर चैप्टर 6 है ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर सेक्शन 19। चैप्टर 7 है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 20। और चैप्टर 8 है मिसलेनियस सेक्शन 21 से 30 तक है। ठीक है, तो ये सेक्शंस के रेंज हैं। आपको मतलब रेंज पता होना ज़रूरी है, खासकर आप जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो अगर आपको सेक्शन नहीं याद है, आपको चैप्टर का रेंज याद है, तो आप क्लिक कर सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई बैर एक्ट पढ़ें तो सबसे पहले उसमें आपको चैप्टर्स के नेम और सेक्शंस की रेंज जो है वो पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर्स पे। तो सबसे पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी है। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, जो कि हर एक्ट में पहला सेक्शन होता है कि क्या इस एक्ट का क्या नाम होगा। तो नाम हम सभी जान रहे हैं, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक, और ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। और 3 हमें बताता है कि सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डेट नोटिफाई करेगी उस डेट को ही वो एप्लीकेशन में आएगा। ठीक, डिफिनीशन क्लॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें इसका क्लॉज ये हमें बताता है एग्रीव्ड वुमेन मतलब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस क्या है। जो वर्किंग वुमेन हैं उनको वर्क प्लेस पे क्या उनके साथ दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ों से ये एक्ट डील करता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीव्ड वुमेन कौन है, क्योंकि एग्रीव्ड वुमेन ही कंप्लेंट फाइल करेगी। तो एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन हम देखते हैं। क्लॉज 1 हमें बताता है इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस पे जहाँ पे औरतें काम करती हैं, और वुमेन एक ऐसी औरत ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, मतलब किसी भी एज की हो, चाहे वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो या ना हो, मतलब चाहे वो उस वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, एम्प्लॉय किया गया हो या ना हो, लेकिन हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्ट टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय द रिस्पोंडेंट, वो एलिज कर रही है, वो आरोप लगा रही है कि उसे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ किया गया है। किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट के द्वारा, जिसके खिलाफ वो कंप्लेन लगा रही है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। तो रिस्पोंडेंट के द्वारा मतलब वर्क प्लेस पे ऐसी विमेन, चाहे वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो, मतलब वो वहाँ पे नौकरी करती हो या बाई कैजुअली वो गई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि एम्प्लॉयड है या नहीं है। एम्प्लॉयड है या नहीं है, कोई भी विमेन ऐसे वर्क प्लेस पे जो कि एलिज कर रही है, आरोप लगा रही है कि रिस्पोंडेंट ने उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो ऐसे विमेन को हम क्या कहेंगे? एग्रीव्ड विमेन कहेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इसके क्लॉज 2 पे। क्लॉज 2 हमें बताता है इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, मतलब ड्वेलिंग प्लेस क्या है? घर पे भी औरतें काम करती हैं, मतलब घर पे भी आप काम वाली लगाते हैं, वो आती है काम करती है, या फिर कोई भी और तरीके की कोई भी आके काम करे, तो वो घर से रिलेशन में इसकी क्या डेफिनेशन होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस अ वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ड्वेलिंग प्लेस और हाउस में ऐसी विमेन कोई भी एज की हो जो कि एम्प्लॉय की गई हो उस ड्वेलिंग प्लेस या हाउस में, मतलब आप कह सकते हैं जो कि काम करने के लिए एम्प्लॉय की गई हो। हमने वर्क प्लेस पे देखा था कि कोई भी विमेन हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो वहाँ पे या ना हो, लेकिन हम अगर ड्वेलिंग प्लेस या हाउस की बात करते हैं तो वहाँ पे वही विमेन होगी जो कि एम्प्लॉय की गई हो। क्योंकि अगर ड्वेलिंग प्लेस या हाउस अगर किसी का घर है तो वहाँ पे कुछ लोग काम करने के लिए आपने काम वाली बाई रखी, या फिर आप कोई और काम करने के लिए, कोई भी मेडिकल अटेंडेंट के लिए कोई आ गया, कोई और चीज़ आ गई, कोई और किसी काम के लिए आपने लगा दिया, कपड़ा धुलने के लिए लगा दिया, फिर किसी भी चीज़ के लिए लगा दिया, तो आपका एम्प्लॉय होना वहाँ पे ज़रूरी है। जब आप ड्वेलिंग प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ पे उस औरत को एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, किसी कार्य के लिए ही वो आई है, आप उसको सैलरी दे रहे हैं, वो आ रही है, काम कर रही है। अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो वो घर की कोई औरत हुई, तो
उसके साथ वो नहीं है, उसके साथ दूसरे एक्ट डील करेंगे, जैसे दूसरे एक्ट हैं वो डील करेंगे जो कि विमेन से रिलेटेड बने हुए हैं, वो डील करेंगे उस कंडीशन में। पर अगर एग्रीव विमेन इस जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट जो एक्ट है उसमें ये इसकी एग्रीव विमेन की डिफिनीशन है। ठीक, बी हम आते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? क्लॉज 1 हमें बताता है इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसा वर्क प्लेस जो कि इस्टेब्लिश किया गया है या फिर जिसका ओन किया गया है, कंट्रोल किया गया, कैसे? ऐसे फंड के द्वारा जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके द्वारा आ रहा है जो फंड? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो जो फंड आ रहा है जिससे कि उस वर्क प्लेस को इस्टेब्लिश किया गया है, ओन किया गया है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो फंड आ रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन में आएगी उस जगह पे, उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस के लिए। तब सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन में। और अगर जो फंड है जिससे कि वो वर्क प्लेस चल रहा है, ओन किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, उसका जो फंड है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट आएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डिफिनीशन में। ठीक, अब हम आते हैं क्लॉज 2 पे। In relation to any workplace not covered under subclause 1 and falling within its territory, the state government। मतलब क्या है कि अगर फंड, जिस फंड से कोई वर्क प्लेस चल रहा है, वो फंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है तो हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अगर वो फंड स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है तो हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। लेकिन अगर प्राइवेट कोई वर्क प्लेस है जहाँ पे फंड ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ना तो स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, ऐसी कंडीशन में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो कौन होगा? जिस स्टेट में वो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो भी वो प्राइवेट वो जो वर्क प्लेस है वो वर्क कर रहा है, जो जहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे स्थित है। जैसे उत्तर प्रदेश में कोई वर्क प्लेस है पर वो ऐसा काम कर रहा है कि ना तो उसे उत्तर प्रदेश की सरकार उसे फंड दे रही है, ना तो उसे इंडिया की गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फंड दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे हम? ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वो जो वर्क प्लेस है वो उसकी कंडीशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन में स्टेट गवर्नमेंट आएगी। ठीक, अब हम आते हैं सी पे। चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी नॉमिनेटेड अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। मतलब लोकल कंप्लेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में नॉमिनेट किया जाएगा उसे हम चेयरपर्सन कहेंगे। डी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 5 में जो है नोटिफाई किया जाएगा। और ई है डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर की डिफिनीशन क्या होगी ये देखना ज़रूरी है। मीन्स ऑफ विमेन, ऐसी विमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउसहोल्ड फॉर रिमनरेशन वेदर इन कैश और काइंड। मतलब ऐसी विमेन जो कि एम्प्लॉय की गई है किसी भी घर में, किसी भी हाउस होल्ड में, क्या करने के लिए? घर का काम करने के लिए एम्प्लॉय की गई है, उसे अपॉइंट मतलब उसे नियुक्त किया गया है, उसे पैसा दिया जा रहा है, मतलब उसको रिमनरेशन दिया जा रहा है उसके लिए, चाहे वो कैश में दिया जाए चाहे वो काइंड में दिया जाए, ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी ऑन अ टेम्परेरी, परमानेंट, पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस। मतलब या तो आप उसे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो कि हाँ मेरे यहाँ काम करिए, या फिर कोई ऐसी एजेंसी है जो कि ऐसे विमेन की लिस्ट है जिसके पास की जो हाउस होल्ड वर्क करती हूँ और आपने उस एजेंसी से कॉन्टैक्ट किया और उस एजेंसी के थ्रू आपने उस विमेन को रखा तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, और क्या है, चाहे आप टेम्परेरी रख रहे हो या परमानेंट रख रहे हो, पार्ट टाइम रख रहे हो, फुल टाइम रख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डोमेस्टिक वर्कर कही जाएगी। बट डजंट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब फैमिली का जो मेंबर है उसको आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं कहेंगे, क्योंकि फैमिली के लोग भी घर का काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क हर कोई अपने घर में करता है, तो आप फैमिली के विमेंस को आप डोमेस्टिक वर्कर नहीं कहेंगे। ठीक, वो इंक्लूड नहीं है उसमें। ठीक है, एफ आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या है? मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट द वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलर, टेम्पररी, एडहॉक और डेली वेज बेसिस। मतलब एम्प्लॉय कौन है? ऐसा व्यक्ति जो कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है, कहीं काम कर रहा है किसी वर्क प्लेस पे, किस चीज़ के लिए? रेगुलर कर रहा है, टेम्पररी कर रहा है, एडहॉक कर रहा है, डेली वेज के बेसिस पे कर रहा है, पर वो काम कर रहा है इधर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, चाहे वो खुद काम कर रहा है या किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहा है, इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर विथ और विदाउट
विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब क्या है कि डायरेक्ट उसने, जैसे हमने देखा था कि डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन हमने देखी थी कि चाहे वो आप डायरेक्ट जाके उसको अप्रोच करके रखिए, चाहे आप किसी एजेंसी के थ्रू उसको कॉन्टैक्ट करके आप रखिए। तो इसमें क्या है कि वही एम्प्लॉय की भी डेफिनेशन है कि चाहे वो डायरेक्ट गया है, उसने वो जॉब कर रहा है, या फिर किसी एजेंट के थ्रू वो गया है काम कर रहा है, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कौन है नहीं पता, पर वो काम कर रहा है, ठीक, वेदर फॉर रिमनरेशन और नॉट, चाहे उसे सैलरी मिल रही है, रिमनरेशन कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वर्किंग ऑन ए वॉलंटरली बेसिस और अदरवाइज, चाहे वो स्वेच्छा से कर रहा है चाहे वो अस्वेच्छा से किसी भी तरीके से कर रहा है, ठीक है। रिमनरेशन मतलब क्या कंडीशन है, समझिए, रिमनरेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, चाहे वो वॉलंटरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और चाहे वो जिस कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, उसका कंडीशन जो है वो एक्सप्रेस प्रत्यक्ष है या विवक्षित है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, मतलब दिख रहा है सामने से, ट्रांसपेरेंट है, एक्सप्रेस है, या फिर नहीं दिख रहा है, एम्प्लॉयड है, पर फिर भी वो काम कर रहा है। क्रक्स क्या है इस सेक्शन का कि आप वो काम कर रहा है किसी वर्क प्लेस पे, कैसे कर रहा है, किस एजेंसी से गया है, उसे रिमनरेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कैसे कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो काम कर रहा है एक वर्क प्लेस पे, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ को वर्कर, अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी, अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय एनी सच नेम। मतलब को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखते हैं लोगों को कि आप आइए इतना काम करिए आपको इतना पैसा मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, प्रोबेशनर है, ट्रेनी है, अप्रेंटिस है, जो भी हो डजेंट मैटर, ठीक है, मतलब सबको इंक्लूड करेगा ये। अब हम आते हैं एम्प्लॉयर के डेफिनेशन पे, ठीक। क्लॉज जी हमें एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बताता है। तो क्लॉज जी का 1 हमें बताता है, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। मतलब कि ये जो भी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, ये जो भी चीज़ें हैं उसका जो हेड होगा वो ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट और सच अदर ऑफिस एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द केस में भी मे बाय ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इन सभी का जो हेड होगा उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे, ठीक है। 2 हमें बताता है, इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस। मतलब जो भी चीज़ें जो कि ये जो ऊपर वाली थी इसको कवर नहीं करती हैं, ये जो थी ये इसमें जो चीज़ें नहीं आई, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो नहीं आई तो उसको हम कहेंगे इन एनी वर्क प्लेस, जो कि सबसेक्शन सब क्लॉज 1 में नहीं है। तो ऐसा कोई आदमी जो कि उस जो भी चीज़ है, जो भी वर्क प्लेस है, उसकी मैनेजमेंट, सुपरविजन या कंट्रोल के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम कहेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज मैनेजमेंट इंक्लूड्स द पर्सन और बोर्ड और कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमने ऊपर देखा था कि जो ऐसा कोई वर्क प्लेस जो कि सब क्लॉज 1 में कवर्ड नहीं है, तो ऐसा कोई आदमी जो कि मैनेजमेंट, सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस वर्क प्लेस को, उसको हम कहेंगे कि उसका क्या एम्प्लॉयर है। और क्या है कि मैनेजमेंट में मतलब क्या होता है कि जो पर्सन या फिर कमिटी या बोर्ड जो कि उसके फॉर्मुलेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि कैसे उसकी कार्यवाही चलेगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना किसे कहते हैं? जैसे किसी चीज़ को फॉर्मुलेट करना और उसको एडमिनिस्टर करना। तो अगर ये काम हो रहा है, तो ये काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ ये मैनेजमेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर वर्क प्लेस का। अब हम क्लॉज 3 देखते हैं। इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 and 2, द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉय। मतलब क्या है कि जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो हमने देखा वर्क प्लेस में, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति फुलफिल कर रहा है, तो उसको भी हम कहते हैं कि वो क्या है, एम्प्लॉयर है। 4 हमें बताता है क्लॉज 4, इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। मतलब हमने अभी ड्वेलिंग प्लेस को भी वर्क प्लेस की डिफिनीशन में देखा था। तो अ पर्सन और अ हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। मतलब जो कि एम्प्लॉय कर रहा है किसी डोमेस्टिक वर्कर को, या फिर जिसको कि खुद मतलब बेनिफिट मिल रहा है, सुविधा मिल रही है उसकी काम करने से, डोमेस्टिक वर्कर के एम्प्लॉयमेंट से उसे बेनिफिट मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्क एम्प्लॉयड और द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टाइम पीरियड क्या था और नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या था। लेकिन हम किसे कहेंगे ड्वेलिंग प्लेस में एम्प्लॉयर? जिसने कि एम्प्लॉय किया है या फिर जो कि डोमेस्टिक वर्कर की
वर्क से बेनिफिट जिसको मिल रहा है उसको ही हम एम्प्लॉयर कहेंगे। डोमेस्टिक वर्क के सिनेरियो में क्लॉज 4 हमें बताता है। अब हम आते हैं, मतलब एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हमने देख ली, ये था क्लॉज 1। ये जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग का जो हेड होगा, जो कि डिस्चार्ज करेगा उसके फंक्शन को, उसको अगर वो नहीं है तो फिर जो कि उसके क्लॉज 2 हमें बताता है मैनेजमेंट, सुपरविजन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कहेंगे एम्प्लॉयर। और फिर 3 हमें बताता है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा है, उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे। 4 हमें बताता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उस केस में जो कि उस डोमेस्टिक वर्कर को एम्प्लॉय कर रहा है या फिर जो कि उसके वर्क से बेनिफिट जिसको मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हमने देख ली। अब H आते हैं इंटरनल कमिटी। इंटरनल कमिटी का मतलब क्या है? एन इंटरनल कमिटी जो कि सेक्शन 4 में कंस्टिट्यूट हुई है। ठीक, आई हमें बताता है लोकल कमिटी। लोकल कमिटी कहाँ इंस्टीट्यूट होती है? सेक्शन 6 में कंस्टिट्यूट होती है। जे हमें बताता है मेंबर कौन होगा। मेंबर क्या होगा? मेंबर चाहे वो लोकल कमिटी का मेंबर हो चाहे इंटरनल कमिटी का मेंबर हो। ठीक, के हमें बताता है प्रेस्क्राइब जो भी इस रूल में प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, जो भी इस एक्ट के रूल में प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, वही मतलब होगा प्रेस्क्राइब का। ठीक है, और के एल हमें बताता है प्रेसिडिंग ऑफिसर। प्रेसिडिंग ऑफिसर क्या होगा? प्रेसिडिंग ऑफिसर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो कि नॉमिनेट किया जाएगा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 में, उसको हम प्रेसिडिंग ऑफिसर कहेंगे। एम कौन है? एम है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मीन्स अ पर्सन जिसके खिलाफ विमेन ने कंप्लेंट लगाई है सेक्शन 9 में, उसको हम रिस्पोंडेंट कहेंगे, जिसके खिलाफ विमेन ने सेक्शन 9 में कंप्लेंट लगाई है। अब हम आते हैं क्लॉज एन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन हमें बताता है। ठीक, यही डेफिनेशन मोर और लेस हमें कहाँ मिलती है? आईपीसी जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे भी हमें सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन मिलती है। ठीक, अब हम आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन। इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, नेमली, मतलब ऐसा इनमें से जो भी नीचे बताया गया उनमें से कोई भी अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर जो कि डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इम्प्लीकेशन के थ्रू भी हो सकता है। क्या है? पहला, फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, मतलब फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है रेस्पोंडेंट अगर एग्री वुमेन के साथ, और अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, मतलब सेक्सुअल फेवर मांग रहा है उस एग्री वुमेन जो है उससे, और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, मतलब उसके खिलाफ, मतलब उससे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क उसको कर रहा है, कुछ भी गलत शब्द बोल रहा है जो कि सेक्सुअली कलर्ड जिसमें है, और पोर्नोग्राफी दिखा रहा है। 4 हमें बताता है शोइंग पोर्नोग्राफी। एंड क्लॉज 5 हमें बताता है एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, मतलब कोई भी अनवेलकम जो कि फिजिकल, वर्बल, मौखिक, मौखिक या फिर नॉन वर्बल और या फिर फिजिकल कोई भी कंडक्ट कर रहा है जो कि सेक्सुअल नेचर का है, तो अगर ये ऐसे कंडक्ट रेस्पोंडेंट के द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक, अब हम आते हैं वर्क प्लेस की क्या डेफिनेशन होगी। ओ, वर्क प्लेस जो कि काफ़ी लंबा है, 6 क्लॉज हैं इसमें। सबसे पहला क्लॉज कहता है एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कंपनी और कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब वर्क प्लेस क्या है, जो कि हमने देखा था कि कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें जिस चाहे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के फंड से चल रही हैं या फिर इस्टेब्लिश हुई हैं या फिर चल रही हैं, मैनेजमेंट जिनका चल रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के फंड से या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के फंड से या गवर्नमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली हम किसके फंड से चल रही हैं, चाहे जिसके फंड से, चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट कंपनी, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे जिसके फंड से चल रही हों, पर वो हैं क्या? डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको हम वर्क प्लेस कहेंगे। ठीक, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। 2 हमें बताते हैं एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट कंपनी वेंचर। मतलब क्या था कि क्लॉज 1 में हमने देखा कि बेसिकली देखिए जो फंड है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आ रहा है, लोकल अथॉरिटी से आ रहा है, बेसिकली एक गवर्नमेंट का पैट्रोनेज जिस डिपार्टमेंट पे है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे है। और क्लॉज 2 हमसे क्या कहता है?
any private sector organization or private venture undertaking in enterprise institution established society trust non-governmental organization NGO जिसको हम कहते हैं यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर कैरिंग ऑन कमर्शियल प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशनल इंटरटेनमेंटल इंडस्ट्रियल हेल्थ सर्विस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रोडक्शन सप्लाई सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। मतलब ये सारी चीज़ें, चाहे एजुकेशन, मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। सिंपल सी बात यही है। ठीक। तीसरा है हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, इसको भी आप वर्क प्लेस में इंक्लूड किया गया है क्लॉज 3 में। और 4 हमें बताता है एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और competition or game venue whether residential or not used for training sports or other activity relating thereto। मतलब स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन है, स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो ये सबको भी वर्क प्लेस की डिफिनीशन में इंक्लूड किया गया है। क्लॉज 5 में बताता है एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय, ऐसा कोई भी प्लेस जो कि विजिट किया गया है, जाया गया है किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो किसी भी प्लेस पे गया है, विजिट किया है उसने। ठीक। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी, मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कभी कभी होता है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपका एम्प्लॉयर ये कहता है कि आपको इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह देता है, तो आप अगर उस प्लेस पे जा रहे हैं तो उसको भी आप वर्क प्लेस ही कहेंगे, क्योंकि आप ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए आप गए हैं, तो उसको ही वर्क प्लेस कहेंगे। ठीक। अब हम आते हैं ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, काम कर रही हैं, तो उनके लिए वो वर्क प्लेस है जहाँ कहीं भी जिस किसी भी घर में वो काम हाउस होल्ड वर्क करने जा रहे हैं, घर का काम करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ उनके लिए वर्क प्लेस है। ठीक। पी आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डिफिनीशन है इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, मतलब वर्क प्लेस के रिलेशन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डिफिनीशन क्या है, मीन्स एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। एक ऐसा एंटरप्राइज है जो कि किसी के द्वारा, किसी इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के द्वारा ओन किया गया है, एंड engaged in the production और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। और जो ये एंटरप्राइज है जो ओन किया गया है उसका क्या है, कौन सा काम कर रहा है, वो प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड कर रहा है, या तो गुड्स को या कोई वस्तु को वो बना रहा है या फिर उसको बेच रहा है, और कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड वेयर द एंटरप्राइज एम्प्लॉयज वर्कर्स द नंबर ऑफ सच वर्कर्स लेस देन 10। अगर ये एंटरप्राइज, सबसे पहली बात तो ये किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सनल, एक व्यक्ति का इंडिविजुअल या फिर किसी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर के द्वारा ओन किया जाता है, जहाँ पे कि गुड्स को मैन्युफैक्चर और सेल किया जाता है। लेकिन अगर इंटरप्राइज वर्कर भी अपॉइंट कर रहे हैं तो उस वर्कर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। ठीक। इस तरीके से डिफिनीशन क्लॉज कंप्लीट हुआ और काफ़ी सारे डिफिनीशन है इसमें, कुछ ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट की डिफिनीशन है, वर्क प्लेस की डिफिनीशन है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है। ठीक। और यही सब डोमेस्टिक वर्कर की डिफिनीशन है, एग्रीव वुमेन की डिफिनीशन है, तो यही सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ों की डिफिनीशन दी हुई है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। सही है कि किसी भी वुमेन को किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट किसी के साथ नहीं किया जाएगा किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ पे वो काम कर रही है। अगर आप ऐसा माहौल देंगे उसे कि वो ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट अगर वर्क प्लेस पे होगा तो वुमेन विल नॉट बी एबल टू वर्क एनीवेयर, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की चार दीवारी के अंदर ही वो रहेंगे, फिर वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएंगे और अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे एक्ट्स बनाने पड़ते हैं ताकि मतलब गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं ताकि वुमेन की सेफ्टी रहे और वुमेन अच्छे से अपना काम कर सकें। ठीक। इसका तो सबसेक्शन 1 यही चीज़ कहता है कि वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कहीं भी नहीं होगा, अब वर्क प्लेस पे नहीं होगा मतलब। और 2 हमें बताता है द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एमंग अदर सर्कमस्टांसेस, जो नीचे दी हुई सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं, इफ़ इट अकर्स, ये अगर ये होती हैं या फिर और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कनेक्टेड विथ एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, या फिर ये प्रेजेंट है या फिर कनेक्टेड हैं किसी भी एक्ट या बिहेवियर के, सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी एक्ट या बिहेवियर के साथ ये परिस्थितियां भी मौजूद हैं, तो इसको भी सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा। ठीक। मतलब सेक्सुअल हरासमेंट तो है ही,
लेकिन उसके साथ भी कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, कुछ और एक्ट है, बिहेवियर है जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहेंगे, अगर वो उससे मिल रही हैं, मतलब उसके साथ प्रेजेंट हैं, तो मतलब क्या है। अब देखते हैं क्लॉज 1, एम्प्लॉयड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसके साथ जिस किसी भी एग्रीव वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है या फिर ऐसी कोई भी एक्ट हो रहा है, तो उससे एक एम्प्लॉयड मतलब एक एक्सप्लिसिट मतलब एम्प्लॉयड क्या है कि लग जाए कि हाँ मतलब इम्प्लाइड तरीके से हो, और एक्सप्लिसिट क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखे, और इम्प्लाइड अप्रत्यक्ष रूप से दिखे। ठीक, तो उसके साथ ये कहा जा रहा है कि आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, आपको प्रेफर किया जाएगा, आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी आपके एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप ये पर्टिकुलर एक्ट करती हैं तो, जो कि नहीं करना है, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट है, आप उसको करती हैं तो आप मतलब आप फेवर करती हैं तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको आपके एम्प्लॉयमेंट में दी जाएगी। तो इसको भी आप सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट कंसीडर करता है ये एक्ट। ठीक, और इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कहा क्या है, अगला धमकी दे रहा है कि अगर आप नहीं करेंगी तो आपको डेट्रीमेंटल, आपके साथ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट किया जाएगा आपके एम्प्लॉयमेंट में। तो तीसरा है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का भी धमकी दी जा रही है कि अगर आप सहयोग करती हैं तो आपको मतलब आपका स्टेटस अच्छा कर दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में या फिर ख़राब कर दिया जाएगा, जो भी। ठीक, 4 हमें बताता है इंटरफेयर विथ हर वर्क, मतलब उसके वर्क के साथ इंटरफेयर किया जा रहा है या फिर ऐसा कोई माहौल बनाया जा रहा है, क्रिएटिंग एंड इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एम्प्लॉयमेंट फॉर हर, मतलब एक इंटिमिडेटिंग, ऑफेंसिव या फिर हॉस्टाइल वर्क एम्प्लॉयमेंट उसके लिए उसके वर्क प्लेस पे क्रिएट किया जा रहा है। ठीक, क्लास 5 हमें बताता है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, उसके साथ ह्यूमिलेटिंग अपमानजनक ट्रीटमेंट किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जो कि उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ठीक, तो ये जो 5 हैं इनको भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ही डील किया जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में है। तो सेक्शन 4 है, ये हमें बताते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। Clause 1, every employer of a workplace shall by an order in writing constitute a committee to be known as the internal complaint committee, मतलब हर एम्प्लॉयर, कोई भी वर्क प्लेस है उसका जो एम्प्लॉयर है एक राइटिंग में क्या करेगा, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएगा। हर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है, किसी भी वर्क प्लेस का कोई भी एम्प्लॉयर है उसकी ड्यूटी है। ठीक, ये एक्ट मैंडेटरी करता है। ठीक, उसके बाद प्रोवाइडेड दैट बताता है वेयर the office or administrative unit of the workplace are located at different place or divisional or subdivisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative unit और offices। मतलब क्या है कि कोई कंपनी है जिसका कई जगह पे, जैसे दिल्ली में है वो कंपनी और उसके कई सारे छोटे छोटे जगह पे, अलग अलग जगह पे, किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसकी ऑफिसेज हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मेन सेंटर दिल्ली में, और कई सारे जो छोटे छोटे ऑफिसेज हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में हैं। तो क्या है कि हर सिटी में जो उसका ऑफिस है उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वो की जाएगी, मतलब कंस्टिट्यूट की जाएगी, इन स्पाइट ऑफ दैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाली जो उसका डिवीज़न है वो दिल्ली में है या अलग प्लेस पे है, पर हर प्लेस पे जहाँ पे भी ऑफिस होगा वहाँ पे भी एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी। ठीक, 2 आता है द इंटरनल कमिटी सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी नॉमिनेट किए जाएंगे फॉलोइंग मेंबर्स उसमें होंगे, मतलब मेंबर्स कितने होंगे उसके बारे में बताया गया है। ए हमें बताता है एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा जो कि हु शैल बी अ वुमेन एम्प्लॉयड एट अ सीनियर लेवल एट अ वर्क प्लेस फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉय, मतलब जो भी वर्क प्लेस है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उसमें जो भी एक सीनियर लेवल की जो वुमेन होगी वो उसकी प्रेसिडिंग ऑफिसर होगी, मतलब जो कि सीनियर एज्ड वुमेन होगी, सी विल बी द प्रेसिडिंग ऑफिसर। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन केस अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, मतलब अगर ऐसा है कि कोई सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी में, तो क्या होगा, प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड from other offices or administrative units of the workplace referred to in subsection 1,
मतलब सीनियर लेवल के कोई वुमेन एम्प्लॉय है ही नहीं उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे, तो क्या हमने क्लॉज 1 में हमने क्लॉज 1 ऑफ प्रोवाइडेड दैट में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी है उसके कई सारे ऑफिसेज हैं तो और मेन ऑफिस कहीं और है, तो इंस्पाइट की मेन ऑफिस कहीं और है लेकिन उसके हर ऑफिस में एक एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी। तो उसी तरीके से अगर उस एक ऑफिस में कोई सीनियर लेवल वुमेन ऑफिसर नहीं है, वुमेन एम्प्लॉय नहीं है जिसको कि प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाया जाए, तो दूसरे जो उसके ऑफिसेज हैं अलग अलग जगह पे, तो वहाँ से किसी एक वुमेन एम्प्लॉय को कहा जाएगा कि आप इस अलग जो दूसरे वाले ऑफिस की जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसकी आप प्रेसिडिंग ऑफिसर बन जाइए। ठीक, मतलब इनके यहाँ नहीं है तो वो दूसरे अपने ही कंपनी के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसी दूसरे ऑफिस की जो सीनियर लेवल वुमेन है उनको कहेंगे कि आप दूसरे वाले इंटरनल कमेटी में आप प्रेसिडिंग ऑफिसर बनिए, क्योंकि वहाँ पे कोई वुमेन नहीं है सीनियर लेवल की। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन केस द अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस डू नॉट हैव अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय, मतलब जो दूसरे भी ऑफिसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वहाँ पे भी सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय नहीं है। जब इनके एक ऑफिस में नहीं थी तो उन्होंने कहा कि दूसरे ऑफिस से आप बुला के वुमेन एम्प्लॉय जो सीनियर लेवल है उनको बनाइए आप प्रेसिडिंग ऑफिसर। लेकिन अगर दूसरे में भी नहीं है तो द प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेट फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कोई और अगर सेम एम्प्लॉयर के किसी और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में कोई और वुमेन है तो उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं बी पे। नॉट लेस देन 2 members फ्रॉम एमंग्स एम्प्लॉयज प्रेफरेबली कमिटेड टू द नॉट लेस देन 2 members, मतलब 2 मेंबर कहाँ से होंगे, कौन से एम्प्लॉयज़ में होंगे जो कि प्रेफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हु हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और हैव लीगल नॉलेज। मतलब 2 मेंबर्स वो भी एम्प्लॉयज़ ही होंगे लेकिन वो क्या है कि वुमेन्स के कॉज में, वुमेन्स की हेल्प करने में या फिर वुमेन्स के लिए वो काम करने में आगे होंगे, या फिर उनके पास एक्सपीरियंस होगा। किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा? सोशल वर्क का, लीगल नॉलेज होगी, या सोशल वर्क का एक्सपीरियंस, लीगल नॉलेज की एक्सपीरियंस, या फिर वुमेन के कॉज में वो होंगे। तो उन्हें ऐसे 2 मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। 1 member क्या होगा? फ्रॉम एमंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, मतलब जो कि एक मेंबर ऐसा होगा जो कि एनजीओ या फिर किसी एसोसिएशन में होगा, जो कि ऐसा एनजीओ होगा जो कि कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और अ पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, पहला क्या था? पहला प्रेसिडिंग ऑफिसर था, दो मेंबर्स और थे जो कि वुमेन के कॉज में कमिटेड हों, एम्प्लॉय ही होंगे। एक मेंबर ऐसा है जो कि कोई एनजीओ या फिर एसोसिएशन से हो और वो एनजीओ जो है वो कि सेक्सुअल हरासमेंट के इशू से डील करता हो, मतलब उसको नॉलेज हो और उसके बारे में, और या फिर वुमेन्स को सपोर्ट करता हो। ठीक, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर सो नॉमिनेटेड शैल बी अ वुमेन, मतलब इसमें से जो हाफ ऑफ द वुमेन होंगी वो क्या होंगी, मतलब इसमें से जो भी जितने भी मेंबर हैं उसमें से हाफ जो हैं वो जो है कि वुमेन होंगी। मतलब हमने देखा था 1 एक प्रेसिडिंग ऑफिसर हमने देखा था, और 2 जो है कि वो एम्प्लॉयज़ में ही थे जो कि सोशल वर्कर हो, और एक जो है एनजीओ से था। अब इन चारों में से आधी जो होंगी वो वुमेन होंगी, मतलब 2 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो कि वुमेन होंगे। ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन यही है। आई होप आपको समझ में आएंगी। 1 2 1 यही है इसका कंपोजिशन। एक प्रेसिडिंग ऑफिसर जो कि वुमेन ही होगी, 2 एम्प्लॉय होंगे जो कि वुमेन के कॉज से डील करते होंगे, एक एनजीओ से होगा जो कि वुमेन्स को सपोर्ट करने वाला एनजीओ हो ऐसा कोई, और इसमें से 4 मेंबर्स में से 2 जो होंगी वो वुमेन होंगी। यही है। ठीक, अब हम आते हैं क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 पे, जो हमें बताता है द प्रेसिडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब जो अपॉइंट किया जाएगा, जो भी मेंबर हमने देखा 1 + 2 + 1 ऊपर, वो उनकी क्या होगी, उनका 3 years होगा उनका जो टेन्योर होगा। ठीक, द मेंबर्स अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन शैल बी
paid such fee or allowances for holding the proceeding of the internal committee by the employer as may be specified। मतलब क्या है कि हमने देखा कि जो मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे थे, जैसे जो सीनियर प्रेसिडिंग ऑफिसर वुमेन थी वो तो एम्प्लॉय थी, और जो दो और एम्प्लॉय ही अपॉइंट किए जा रहे थे, लेकिन जो एनजीओ से जो भी अपॉइंट किए जा रहे हैं उनको ऐसा रिम्यूनरेशन दिया जाएगा जो कि इंटरनल कमिटी के द्वारा की मीटिंग्स को होल्ड करने के लिए जो भी उनको फ़ी और अलाउंसेस ऐसे दिए जाएंगे जो कि एम्प्लॉयर ठीक समझे। ठीक, और क्लॉज सबसेक्शन 5 हमें बताता है वेयर द प्रेसिडिंग ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफ द इंटरनल कमिटी कंट्रावीन्स ऑफ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 16, मतलब प्रेसिडिंग ऑफिसर या फिर जो भी इंटरनल कमेटी के जो भी मेंबर्स थे उनको कब हटाया जाएगा, इसका प्रोसेस जो है वो हमें क्लॉज 5 बताता है। हमने अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन हम हटाने का भी प्रोसेस देख ले। मेंबर्स कितने होंगे हमने जान लिया, 3 साल का उनका टेन्योर होगा। ठीक, तो ऐसे कब हटाया जाए, जब वो कंट्रावीन कर रहे हैं किसी भी प्रोविज़न को, कंट्रावीन कर रहे हैं किसके प्रोविज़न को, सेक्शन 16 के प्रोविज़न को कंट्रावीन कर रहे हैं। ठीक, और हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर offense or an inquiry into an offense under any law for the time being in force is pending against him। मतलब किसी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हो चुके हैं या फिर किसी ऑफेंस की इंक्वायरी उनके खिलाफ पेंडिंग है। ठीक है, he has been found guilty in any disciplinary proceeding or disciplinary proceeding is pending against him। मतलब उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी हो चुकी है। हैज़ सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस प्रेजुडिस टू द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन को ऐसे किया है कि मतलब अब्यूज़ किया है कि उनका कंटिन्यूएंस करना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि ऐसे लोग ऐसी पोस्ट को होल्ड करें। ठीक, सच प्रेसिडिंग ऑफिसर और मेंबर एज द केस में भी शैल बी रिमूव फ्रॉम द कमिटी एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड और एनी कैजुअल वैकेंसी शैल बी filled by fresh nomination in accordance with the provision of this section। मतलब ऐसे प्रेसिडिंग ऑफिसर को रिमूव कर दिया जाएगा कमेटी के द्वारा और कैजुअल वैकेंसी जो भी होगी उसे फ्रेश नॉमिनेशन के थ्रू फिल किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें थी हमने देखा क्लॉज सेक्शन 4 में इंटरनल कमेटी के बारे में बताया। इंटरनल कमेटी कौन करेगा अपॉइंट, इंटरनल कमेटी अपॉइंट करेगा कौन, एम्प्लॉयर अपॉइंट करेगा, क्लॉज 1 हमें बताता है। फिर हम आते हैं फिर आगे, और जो इंटरनल कमेटी का हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, इसका जो मेंबर्स के बारे में देखा, 1+2+1 हमने देखा जो कि हमें क्लॉज 2 में बताता है। और फिर हम आते हैं द प्रेसिडिंग ऑफिसर, इसके बारे में इनका टेन्योर जो है वो 3 इयर्स है। और फिर हमने देखा कि रिम्यूनरेशन जो एनजीओ वाले हैं उनको कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। और फिर क्या है कि इनको हटाया कैसे जाएगा। इस तरीके से क्लॉज सेक्शन 4 जो था इसमें हमने इंटरनल कमेटी के बारे में देखा। अब आगे के चैप्टर्स जो हैं, आगे लोकल कंप्लेंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।